नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। नया टॉपिक है तरंग फिजिक्स में। तो देखो, समय खराब नहीं करते हुए सीधा अपन बात करते हैं कि तरंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तरंग का बेसिक। तरंग क्या है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, और इसके साथ में इसका तरंग का वेग भी पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सेट। ध्यान रखना, इस बार मैंने पैटर्न चेंज किया है। पिछली बार मैं क्या कर रहा था कि पूरी थ्योरी लिखा के, पूरी थ्योरी समझा के, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन सेट लेके आ रहा था। लेकिन इस बार मैं सबसे पहले थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन सेट, इसी का ही ये जितना थ्योरी है इसका क्वेश्चन सेट लेके आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अध्यारोपण, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपरिगामी तरंग, अपरिगामी तरंग, स्टेशनरी वेव। और फिर हम लेके आएंगे क्वेश्चन सेट सेकंड 2, ये अपन पहला लेके आ गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीट्स, विस्पंद होता है ना वो। उसके बाद में क्वेश्चन सेट 3, तीसरा क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव और डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर इसका क्वेश्चन सेट लेके आएंगे, क्वेश्चन सेट 4। तो 4 क्वेश्चन सेट लेके आएंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। मेरी गारंटी है, अगर ये 9 वीडियो आप देख लोगे तरंग में, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाओगे ये न्यूमेरिकल करने में, थ्योरी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी तरंग का बेसिक। सबसे पहली बात, तरंग क्या होती है, व्हाट इज वेव। वेव क्या है, तरंग क्या है। तो बड़ी बड़ी परिभाषा नहीं बताना, बहुत भारी डेफिनेशन नहीं बताना, सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो तरंग क्या है। तरंग एक डिस्टरबेंस है। तरंग क्या है, डिस्टरबेंस। किसका डिस्टरबेंस, माध्यम के कणों का। जैसे ये माध्यम के कण है, ये क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब क्यों होता है, जब किसी को एनर्जी मिलती है तब इनको एनर्जी मिलेगी, ये डिस्टर्ब होगा, और ये डिस्टर्ब होके क्या करेगा, अगले को एनर्जी देगा, ये भी डिस्टर्ब होगा, ये एनर्जी देते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो एक्चुअल में ये डिस्टर्ब होके कर क्या रहे हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफर। तो अगर मैं पूछता हूँ कि वेव क्या है, तो वेव है माध्यम के कणों का डिस्टर्बेंस, माध्यम के कणों का डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस से हो क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी कैरी कर रहे हैं। देखो, ये माध्यम के कण मूव नहीं कर रहे, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, समझना एक बार। मैं बोल रहा हूँ वेव निकल रही है, कौन सी वेव है, ध्वनि तरंग, साउंड वेव। तो ये माध्यम के कण है। देखो एक बार, ये माध्यम का कण हुआ, ये माध्यम के कण है। जब मैं बोलूंगा तो ये माध्यम के कण वाइब्रेट होंगे। क्या होंगे, वाइब्रेट। और ये वाइब्रेट होके एनर्जी को आगे तक देते रहेंगे। तो माध्यम कण देखो एक बार, इस तरह से आगे जो बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो माध्यम के कण वाइब्रेट होंगे, माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ेंगे, एनर्जी को आगे तक बढ़ाएंगे और आपके कानों तक ऊर्जा पहुंचेगी। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से समझना, माध्यम के कण है वो वाइब्रेट होके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है, एनर्जी। ध्यान रखना, तो तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। माध्यम के कण वहीं रहते हैं, माध्यम के कण तो कंपन करते हैं, डिस्टरबेंस होता है माध्यम के कणों में, लेकिन माध्यम के कण का ट्रांसफर नहीं होता है। तो किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर। अब माध्यम के कण तो कंपन करेंगे, डिस्टरबेंस होगा। तो तरंग क्या है, तरंग एक डिस्टरबेंस है। किसका डिस्टरबेंस है, माध्यम के कणों का। इस डिस्टरबेंस से होता क्या है, इस डिस्टरबेंस से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो वेव क्या करती है, एनर्जी का ट्रांसफर करती है। कैसे करती है, माध्यम के कणों के डिस्टरबेंस। तो माध्यम के कण कंपन करती है। तो ये अपने को समझ में आ गया, तरंग क्या है, डिस्टरबेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तरंग
कितने तरह की होती है? तो तरंगों का क्लासिफिकेशन, तरंगों का अलग अलग तरह की तरंगे अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं तरंगों का क्लासिफाइंग, वर्गीकरण करते हैं। तो देखो जब क्लासिफिकेशन करते हैं वेव का, तो इनका जो आधार अलग अलग लेते हैं। सबसे पहले अपन आधार क्या लेते हैं, देखो ये नोट्स बनाते रहो, मैं बार बार मिटा भी रहा हूं तो पॉज कर लो, नोट्स साथ में बनाते रहो। तो तरंगों का वर्गीकरण अलग अलग बेसिस पे होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पे अगर तरंगों को बांटते हैं, कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों को 3 तरीके से बांटा गया है। तो पहला हो गया, अपन बात करते हैं यांत्रिक तरंगे। दूसरा अपन बात करते हैं तो इसको बोलेंगे अयांत्रिक तरंगे। और तीसरी बात करेंगे तो अपन द्रव्य तरंगे। अगर इंग्लिश वाले हैं तो मैकेनिकल वेव, इसको अपन बोल देंगे नॉन मैकेनिकल वेव, और इसको अपन बोलेंगे द्रव्य तरंगे को मैटर वेव। तो ध्यान रखना, तरंगों को माध्यम की आवश्यकता के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? यांत्रिक, अयांत्रिक और द्रव्य तरंगे। अब देखो यांत्रिक तरंगे क्या होती है, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है वो कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। अब एग्जांपल बताओ, तो मैं बोल रहा हूं तो कौन सी तरंगे आ रही है? ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? ध्वनि तरंग, साउंड वेव। नेक्स्ट बात करते हैं अयांत्रिक तरंगे। जैसा नाम से पता लग रहा है, अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताओ कौन सी तरंगे है जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो अपने दिमाग में, लगभग सबके दिमाग में लाइट वेव का नाम आ रहा होगा। तो सही बात है, लाइट वेव होती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? देखो अपन बात करते हैं ध्वनि तरंग। माध्यम मत रखो, बिल्कुल निर्वात कर दो। जब निर्वात कर देंगे, माध्यम ही नहीं रखेंगे, वैक्यूम कर देंगे, माध्यम ही नहीं होगा, तो कितना ही चिल्लाओ आपकी ध्वनि पहुंचेगी नहीं, ध्वनि ट्रेवल ही नहीं करेगी, तरंग जाएगी नहीं आगे। लेकिन प्रकाश निर्वात में भी गति करेगा, माध्यम नहीं होगा तब भी गति करेगा। जब इतना सूर्य से प्रकाश आता है तो कितने तरह के मीडियम मिलते हैं। हो सकता है कई जगह वैक्यूम भी मिले, हो सकता है कई जगह माध्यम मिले, फिर भी सूर्य की किरणें अपने तक पहुंचती है। तो इससे क्या पता लगता है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका है लाइट। और लाइट कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अयांत्रिक तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द्रव्य तरंगे। देखो द्रव्य तरंगे है वो होती है जो पदार्थ के अंदर ही उत्पन्न होती है, पदार्थ के कंपन के कारण होती है, लेकिन पदार्थ के अंदर ही उत्पन्न होती है। होती क्यों है समझना एक बार। पदार्थ के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन ये रिवॉल्व सिर्फ सर्किल में नहीं करता, ये भी एक तरंग बनाते हुए ऐसे रिवॉल्व करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन भी एज ए वेव के रूप में चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके वजह से जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं? मैटर वेव या द्रव्य तरंगे।
तो समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, माध्यम के आधार पे, माध्यम की आवश्यकता के आधार पे तरंगों को 3 भागों में बांटा, यांत्रिक, अयांत्रिक और द्रव्य तरंगी। अब अपन नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि कंपन के आधार पे, देखो मैंने क्या बोला था, माध्यम का डिस्टरबेंस, माध्यम के कणों का डिस्टरबेंस। अब ये कणों का डिस्टरबेंस कैसे होगा, हो सकता है कणों का डिस्टरबेंस ऐसे हो, तरंग इधर जा रही है और कणों का डिस्टरबेंस ऐसे हो सकता है कणों का डिस्टरबेंस इस तरह से हो। तो ये माध्यम के कणों का डिस्टरबेंस कैसे हो रहा है, इसका कंपन कैसे हो रहा है, उसके कंपन के आधार पे अपन देखते हैं कितने तरह की तरंगें होती है। तो चलो अब अपन वर्गीकरण का दूसरा बेस लेते हैं, दूसरा आधार लेते हैं, वो लेते हैं माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे, कंपन के आधार पर। तो माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग, इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा है अपना अनुदैर्ध्य वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखो एक बार, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये माध्यम के कण है, मैंने क्या बोला, डिस्टरबेंस होगा। अब ये माध्यम के कण है, देखो अब ये माध्यम के कणों का कंपन कैसे हो रहा है, ऊपर और नीचे। माध्यम के कण कंपन कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। ये भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, इसको एनर्जी दे देगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, इसको एनर्जी दे देगा, ये वाइब्रेट करेगा, इसको एनर्जी दे देगा। तो मेरे को बताओ कि एनर्जी का ट्रांसफर किधर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इधर। तो वेव किधर जा रही है, वेव की दिशा क्या होगी, तरंग की दिशा हो गई ये, तो तरंग की दिशा क्या हो गई, ये वाली। और बताओ कंपन कैसे कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन हो रहे हैं। देखो माध्यम, डिस्टरबेंस कैसे हो रहा है माध्यम के कणों का, तरंग की दिशा के लंबवत, तो 90 डिग्री। तो माध्यम के कणों का कंपन यदि तरंग की दिशा के लंबवत हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आ रहा है ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, अनुप्रस्थ टिल्ले, हवा की दिशा इधर जा रही है और टिल्ले ऐसे जो बन रहे हैं तो अनुप्रस्थ टिल्ले बन गए। अनुदैर्ध्य मतलब हवा की दिशा इधर है और टिल्ले भी ऐसे ही बन रहे हैं। तो अनुप्रस्थ का मतलब तरंग की दिशा इधर है और कंपन इसके 90 डिग्री। चलो इसका एग्जाम्पल बता दो। बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ध्यान रखना। कौन सी घटना बताती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो दूरवन। जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, इस तरंग के बाद हम जो पढ़ेंगे इसका वेव ऑप्टिक्स, तब मैं बताऊंगा आपको पोलराइजेशन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, तब मैं बताऊंगा कि ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग कैसे होती है। लेकिन अभी क्या ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्रकाश, अनुप्रस्थ तरंग का प्रकाश। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य। चलो माध्यम के कण ले लो अभी एक बार। ये माध्यम के कण हो गई। यदि माध्यम के कण देखो इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, ये क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, इसको एनर्जी दी, ये ऐसे वाइब्रेट होने लग गया। ये एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी अगर इधर बढ़ रही है तो तरंग की दिशा क्या है, ये होगी तरंग की दिशा। यदि तरंग की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन की दिशा एक ही हो, मतलब इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, देखो एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, समांतर है। यदि कणों का कंपन और माध्यम की इसकी तरंग की दिशा अगर सेम हो तो तरंग कौन सी है, अनुदैर्ध्य। एग्जाम्पल क्या है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है ध्वनि, साउंड वेव। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, माध्यम के कण एक बार, तो देखो इसमें क्या होता है, एक बार माध्यम के कण कंप्रेस हुए, एक बार एक्सपेंड हुए, कंप्रेस हुए, एक्सपेंड, इस तरह से आगे जो बढ़ते हैं, एक बार एक कंप्रेस फिर एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड। तो एक बार कंप्रेस फिर एक्सपेंड,
वापस कंप्रेस, एक्सपेंड, ऐसे आगे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हमने इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन देख लिए, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर तथा इसके माध्यम की आवश्यकता के अनुसार। चलो तीसरा देखते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन में ध्यान रखना। थर्ड इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम कि ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, देखो ऊर्जा का संचरण हो रहा है या नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। अगर ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम परगामी तरंग, परगामी तरंग। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोल देंगे हम ट्रेवलिंग वेव। और यदि ऊर्जा का संचरण नहीं हो रहा तो उसको बोल देंगे अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, या इसको क्या बोल देंगे इंग्लिश में, स्टेशनरी वेव। तो ध्यान रखना, यदि कोई तरंग, देखो ऊर्जा तो होती है, माध्यम के कण तो वाइब्रेट करेंगे ही करेंगे, ये तो बात समझ गए। अगर माध्यम के कण अगर वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो उसको हम तरंग तो बोलेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, परगामी तरंग क्या है कि माध्यम के कण वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं, डिस्टर्ब तो हो ही रहे हैं, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो इसमें क्या मानोगे, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। देखो परगामी तरंग का एनर्जी का ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अगर जिसने कोटा पढ़ाई की है तो कोटा के जो इंस्टीट्यूट के बाहर क्या होता है, साइकिलें लगी होती है। अगर एक साइकिल गिरेगी तो सारी साइकिलों को गिरा देगी, ऐसा होता है ना। अगर एक साइकिल गिरती है सारी साइकिलों गिरा देती है। तो जैसे ये साइकिल लगी हुई है, ऐसे मान लो 1000 साइकिलें हैं, ये साइकिल गिरेगी तो इसको भी गिरा देगी, ये भी इसको जो गिराएगी, ऐसे करते करते सारी साइकिलें गिर जाएगी। देखा होगा ऐसे मूवीज में काफ़ी आता है ऐसा कई बार। तो ये वाली साइकिल यहाँ तक गई क्या, ये वाली साइकिल इसको यहाँ जाकर गिराएगी क्या, नहीं गिराई। तो ये साइकिल कर क्या रही है, ये एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है, ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इससे। समझ में आया। तो इस तरह की जब वेव बनेगी तो इसको बोलेंगे परगामी वेव, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। देखो एक बार, ठीक है। तो एनर्जी, यहाँ की एनर्जी लास्ट तक चली गई, यहाँ पे जो एनर्जी मिली थी इस वाली साइकिल को वो अंतिम तक चली गई है। अब मान लो ऐसे साइकिलें रखी हुई है, मैंने सबसे पहले इसको गिराया, फिर मैंने इसको गिराया, मैंने इसको गिराया, तीनों को एनर्जी मिली ना, तीनों को एनर्जी मिली। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले इसको गिराया लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, एनर्जी तो है ना इसके अंदर। मैंने सब बाद इसको गिराया, इसके अंदर एनर्जी मिली, ये गिर के इसको गिराएगी, नहीं गिराएगी। तो इस तरह से, या ये मान लो कि 5 व्यक्ति उछल रहे हैं ऐसे अपनी जो जगह पे, जंप कर रहे हैं अपनी जो जगह पे, एनर्जी तो है ना उनके अंदर, लेकिन ट्रांसफर हो रही है क्या, नहीं हो रही है। और वही अगर अपन कोई लाइन लगी हुई है मान लो कोई, और एक थोड़ा सा किसी ने धक्का दिया तो आगे तक धक्का जाता है ना। तो ये मान लो अगर वो धक्का जा रहा है तो वो तो परगामी तरंग है, और आदमी अपनी जगह पे उछल रहा है 5 व्यक्ति, तो वो क्या है, वो है अपरगामी तरंग। एनर्जी तो होती है इसमें, ये पार्टिकल होते हैं, ये जगह पे उछलते हैं, ये जगह पे उछलते रहते हैं लेकिन एनर्जी नहीं करते। और यहाँ पे जगह पे उछलते भी हैं और एनर्जी का भी ट्रांसफर कर देते हैं। जगह पे उछलते हैं एनर्जी का, अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो परगामी तरंग, और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो अपरगामी तरंग, स्टेशनरी वेव। तो अभी तक हमने तरंगों का क्लासिफिकेशन देख लिया, कितने तरह की तरंगें होती है और अलग अलग बेसिस के, अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि तरंगों का कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो एक बेसिक हम एक तरंग का डायग्राम बनाते हैं साइन वेव का।
और उसके बाद देखते हैं कि इस तरंग में क्या क्या मतलब इसका बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी होती है तरंग में, है ना, कौन कौन सी अपन टर्म्स यूज में लेंगे। तो बात इसका टॉपिक ये डाल लो इसमें हेडिंग, बेसिक टर्म्स, मतलब किसी तरंग में बेसिक टर्म्स क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साइन वेव का डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने एक साइन वेव का डायग्राम बना लिया। 0 सबसे पहले अपन बात करते हैं आयाम। बताओ आयाम क्या होता है। आयाम होता है मीन पोजीशन। देखो ये क्या है, 0 हो गई, दोनों के बीच की पोजीशन हो गई ना, मीन पोजीशन हो गई, माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड में हो सकता है, पॉजिटिव में है तो प्लस और नेगेटिव में है तो माइनस। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, आयाम। तो आयाम क्या है, किसी तरंग का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी वेव की तरंग दैर्ध्य। चलो इससे तरंग दैर्ध्य से पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, इसको बोल देते हैं अपन टाइम पीरियड इसका। तो किसी भी तरंग का टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी भी वेव को एक चक्र लगाने में, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसको इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो गया ना, देखो आधा चक्कर इधर और आधा इधर, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा इसको अपन क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। समझ में आया आपको। तो एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय, तो क्या बोल देंगे, एक चक्कर में लगा समय, तो टाइम इन वन साइकिल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपना आता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो ये टर्म यूज लेंगे अपन, बार बार में यूज करेंगे इसको। आयाम बोलूंगा मैं, कई बार बोलूंगा आवर्तकाल, कई बार बोलूंगा आवृत्ति, इनको समझना। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में एक तरंग ने कितने चक्कर लगा दिए, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, कितने साइकिल कंप्लीट कर दिए। जैसे मान लो कि एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया कि ये एक सेकंड का समय है, तो इस एक सेकंड में इस तरंग ने कितने चक्कर पूरे किए, देखो 1 2 3 और 4। तो आवृत्ति क्या हो गई इसकी, 4 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है आवृत्ति का। तो समझ में आ गया। तो एक सेकंड में, तो इसका परिभाषा क्या लिख लो, एक सेकंड में लगाए गए साइकिल या चक्रों की संख्या। तो आवृत्ति क्या हो गई, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। जितने ज्यादा चक्कर लगाएगा उतनी ज्यादा आवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें तरंग दैर्ध्य। बात करेंगे इसका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बताओ, एक सेकंड में नहीं, एक सेकंड नहीं, एक आवर्तकाल में जो दूरी तय करती है वेव, वो क्या है, वो है इसका वेवलेंथ। इस एक आवर्तकाल में देखो कितनी दूरी तय की इसने, इतनी दूरी तय की। 0 से जो एक आवर्तकाल में जो दूरी तय कर रही है उसको क्या बोलेंगे, इसका लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो समझ में आ गया तरंग दैर्ध्य क्या है, एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी। तो तय की दूरी क्या है इसका। तो ध्यान रखना, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम और तरंग दैर्ध्य, मैंने आपको 4 बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, देखो कला, एक वर्ड आता है
कला, या इसको बोलेंगे फेज। कला क्या होती है, ध्यान रखना, इसको सीधी भाषा में बात करें एंगल होता है। कला क्या है, फेज क्या है, एंगल। देखो अपन एंगल बोल देते हैं इसको, और अगर अपन तरंग की बात करते हैं तो अपन क्या बोल देते हैं, फेज। फेज क्या है, 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री, इसको अपन बोल देंगे 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और ये 2 पाई या 360, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 3 पाई बाई 2, इसको क्या बोल देंगे पाई बोल देंगे, और इसको पाई बाई 2। अगर अपन रेडियन की बात करें तो पाई में, अगर डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री, 180, 270 और 3। ये क्या है, ये फेज है। ये इतना एक बार समझना आप। एक बार मिटा रहा हूं ऊपर वाला, आप देखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें इसका वेग। वेग क्या होता है, देखो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। तो वेग क्या है, दूरी है, और दूरी कितने में, 1 सेकंड में, d/t। समझ में आया नहीं आया, मतलब विस्थापन 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय किया, तो क्या बोलेंगे 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तो ध्यान रखना, तरंग के वेग से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, मैं बताऊंगा आपको, अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स अगर बेसिक से अगर बात करेंगे तो तरंग के वेग से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं, एक वर्ड आता है तरंग संख्या। क्या आता है, तरंग संख्या। इसको कई बार अपन ये भी बोल देते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, मतलब जो संचरण स्थिरांक, और इसको क्या बोल देते हैं, के से भी डिनोट करते हैं। तो के क्या है कि कितनी तरंगें निकल रही है, मतलब 1 सेकंड में, या ये मान लो कितनी तरंग इमिट हो रही है, वो इमिशन बताता है, तरंगों का इमिशन, कितनी फास्ट तरंगें निकल रही है। तो तरंग संख्या क्या है, इसको बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। फॉर्मूला ध्यान रखना, के का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। वी का भी बताऊंगा मैं, अलग से लूंगा वेलोसिटी वाला, ठीक। वर्ड आते हैं कई बार, 2 वर्ड और आते हैं इसमें, 2 टर्म आती है। एक आता है श्रिंग, इसको बोल देते हैं क्रेस्ट, और एक वर्ड आता है गर्त, इसको बोलते हैं ट्रप। तो क्रेस्ट और ट्रप क्या होता है, श्रिंग और गर्त। तो ध्यान रखना, अगर कोई तरंग ट्रेवल कर रही है तो ये जो पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम विस्थापित होगा या मैक्सिमम विस्थापन होगा, उसको तो बोलेंगे हम श्रिंग, और जो नेगेटिव साइड में होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, गर्त बोल देंगे। समझ में आ रहा है आपको। अगर पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम विस्थापन उसको श्रिंग बोलेंगे, और नेगेटिव में क्या बोलेंगे, इसको गर्त। तो ये बेसिक टर्म्स आती है, तो इसको एक बार आप ध्यान रखना, ये बेसिक टर्म्स आपके बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी। तो अब मैं आपको बेसिक 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। तो चलो अपन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तरंग का वेग। नेक्स्ट हम देखेंगे तरंग का वेग। तरंग के वेग से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो तरंग का वेग क्या होता है, तरंग का वेग होता है v बराबर ओमेगा अपॉन के। मैं आपको बताऊंगा, ये इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। किसी भी तरंग का स्पीड या वेव का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। तो इसको अपन वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन एक बार अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि एक खिंचे हुए तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग। अगर कोई तार खिंचा हुआ है, देखो ये क्या है, ये कोई रिजिड सरफेस है, कोई ठोस रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड सरफेस है। यहाँ पे कोई वायर कोई तार है, वो ये क्या हो गई, ये पुल्ली हो गई, ठीक है, चक्रीय से घूमने वाली। तो और यहाँ पे कोई अपन ने मास लटका रखा है, कोई द्रव्यमान लटका रखा है m। तो नीचे की तरफ बल क्या लगेगा, W बराबर mg, पता है उसका, अपने इसके बाहर के बराबर नीचे की ओर बल लगेगा।
खिंचाव के कारण एक बल लगेगा, वो लगेगा तनाव। अब इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर अपने क्या किया, इसको खींच के ऐसे छोड़ा, तो अगर ये ऊपर नीचे होगा ये मास, तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन होगा, उसके अंदर जो तरंग उत्पन्न होगी उसको अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी। इसका वेग का फॉर्मूला सीधा सीधा ध्यान रख लेना, इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट टी अपॉन स्मॉल एम। टी क्या है, टी है तनाव, ध्यान रखना ये तनाव बल है, ठीक है। एम क्या है, स्मॉल एम है रैखिक या रेखीय द्रव्यमान घनत्व है। इसको कई बार म्यू से भी बता देते हैं, एम को कई बार किससे लिख देते हैं, म्यू से भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखना। अलग अलग बुक्स में किसी बुक्स में स्मॉल एम से लिखते हैं और किसी बुक में म्यू से लिखते हैं। तो एम क्या, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है कि तार का कुल द्रव्यमान, इसका कुल मास क्या है, इससे जो तार का अपॉन इसकी कुल लंबाई क्या है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेखीय द्रव्यमान घनत्व है। मतलब अगर कोई तार है उस पर कितना द्रव्यमान वितरित है उसको ही क्या बोलेंगे, घनत्व है। ध्यान रखना ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधे सीधे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग ठोस में और गैस में, कि अगर कोई अनुदैर्ध्य तरंग है, कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, उसका ठोस में क्या होगा, फॉर्मूला सीधा सीधा देख लेना एक बार। v बराबर रूट y अपॉन रो, y क्या है यंग्स मॉडुलस और रो क्या है माध्यम, है ना, माध्यम का घनत्व है। गैस में क्या होता है, यहाँ पे यंग्स की जगह इन्होंने ले लिया बग्स का मॉडुलस, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो तरंग का वेग होता है, गैस में तरंग का वेग होता है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं तरंग के वेग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो गैस में अभी टॉपिक इसमें यह है कि फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है अफेक्टिंग, अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ ए लाइट, स्पीड ऑफ ए लाइट इन गैस। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, स्पीड का क्या होता है गैस में, अभी अपन ने देखा था उसका, ये है b अपॉन रो, और b को अपन क्या लिख देते हैं, गामा p, ध्यान रखना। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया, वेलोसिटी का लिख लिया मैंने, v बराबर गामा रूट गामा p अपॉन रो। गामा क्या होता है, cp अपॉन cv, p क्या है प्रेशर, रो क्या है माध्यम का घनत्व है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम घनत्व की, माध्यम का घनत्व रो। सबसे पहले बताओ कि अगर माध्यम का घनत्व चेंज होगा तो इसकी तरंग की स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी। तो देखो अगर माध्यम का घनत्व बढ़ेगा, अगर ये रो बढ़ेगा तो v क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट रो के, दिख रहा है अपने को फॉर्मूले से। तो अगर अपन रो बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी और रो घटाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो रो घटाऊंगा तो वेलोसिटी कम होगी और रो कम करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब हम देखते हैं कि तापमान पर जो तरंग का वेग है वो किस तरह से डिपेंड करता है। तो देखो तापमान बढ़ाया, अगर मैंने किसी गैस का तापमान बढ़ाऊंगा तो गैस के अणु क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, और जब गैस के अणु दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व क्या होगा, कम होगा। जब अणु पास पास होंगे तो घनत्व ज्यादा होगा और अणु दूर दूर होंगे तो घनत्व कम होगा। तापमान बढ़ाऊंगा तो गैस क्या होगी, हल्की होगी, और हल्की होके दूर दूर जाएगा, फैलेगी गैस, गैस फैलेगी तो घनत्व कम होगा, और घनत्व कम हुआ तो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी।
चलो इसका अपन रिवर्स देखते हैं। तापमान कम करूंगा तो गैस के अणु पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी। तो ये बात समझ में आई ना आपको। तापमान कैसे अफेक्ट करता है, तापमान पे कैसे डिपेंड करता है, ये तरंग का वेग। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीसरा ह्यूमिडिटी पर। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। आर्द्रता पे कैसे डिपेंड करता है। अगर किसी वातावरण की, किसी मीडियम की आर्द्रता बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या आर्द्रता बढ़ जाती है घट जाती है, तो तरंग का वेग किस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो एक बार, ज्यादातर ये बोलेंगे कि आर्द्रता बढ़ने से या घटने से क्या होगा। तो देखो सबके दिमाग में, ज्यादातर दिमाग में ये आता है कि आर्द्रता बढ़ने से मीडियम का, इसका माध्यम का घनत्व बढ़ जाता है, और आर्द्रता कम होने से घनत्व कम हो जाता है। लेकिन ये गलत है। देखना आर्द्रता होती क्या है। जैसे मान लो कि गैस के अणु है, ये 4 गैस के अणु है अपने पास। आर्द्रता का मतलब ये है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, वो गैस के अणु के बीच में आ गया। अगर गैस के अणु है, वहां पे क्या आ गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स, वाटर का अणु। अब होता क्या है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आया, और इस 4 मॉलिक्यूल्स को हटा दिया। देखो एक बार, पहले क्या था, पहले था 4 मॉलिक्यूल्स, 4 गैस के। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल्स इनके बीच में आ जाएगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पहले थे 4, गैस के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स। वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर बीच में आ गया तो चारों को हटा दिया, तो कितने मॉलिक्यूल्स बचे, 1। पहले थे 4 और अब है 1। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देख लो एक बार, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इसका घनत्व, माध्यम का घनत्व बढ़ेगा घटेगा। पहले 4 थे, अब 1 अणु है, तो घनत्व क्या हो गया, घनत्व कम हो गया। देखो एक बार, घनत्व कम हो गया ना, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से रो क्या हो गया, कम हो गया, और रो कम होने से क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया ना। तो इसका ध्यान रखना, किस तरह से ह्यूमिडिटी, किस तरह से आर्द्रता गैस के, इसका तरंग के वेग को प्रभावित करती है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो माध्यम का वेग, इसका माध्यम का घनत्व क्या होगा, कम होगा। पहले ज्यादा था, वाटर का मॉलिक्यूल्स आने से माध्यम का घनत्व घट गया, कम हो गया। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दाब, प्रेशर। अब बताओ कि प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से तरंग के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा। इधर देखो, मैं अगर प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा। प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो घनत्व भी बढ़ गया। प्रेशर कम किया तो घनत्व भी क्या हो गया, प्रेशर कम करूंगा तो दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो गया, घनत्व भी कम हो गया। तो ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से होता क्या है। फॉर्मूला देखो एक बार, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, V बराबर गामा P अपॉन रो। P बढ़ाया तो रो बढ़ा, P कम किया तो रो कम हुआ। इसका मतलब है क्या, एक क्वांटिटी कम कर रहा हूं तो दूसरी भी कम हो रही है, एक बढ़ा रहा हूं तो दूसरी बढ़ा रही है। तो ये फॉर्मूला हो क्या रहा है, P अपॉन रो हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पर, P अपॉन रो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। ध्यान रखना, P को अगर मैंने 2 गुणा किया तो रो भी 2 गुणा हो गया, P को आधा किया तो रो भी आधा हो गया। तो ये हमेशा चेंज होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ 2 करूंगा तो ये भी 2 हो गया, ये इसको आधा किया तो ये भी आधा। इसका मतलब है P अपन रो चेंज नहीं हो रहा। जब P अपन रो कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज करने वाली। तो ध्यान रखना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार, माध्यम के घनत्व पे इन्वर्सली
डिपेंड करता है। घनत्व बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगी और इसको घटाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी, इसका देखो एक बार तापमान बढ़ाऊंगा तो इसका डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका रिवर्स भी। ह्यूमिडिटी बढ़ाऊंगा तो माध्यम का घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे देखो एक बार दाब पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो माध्यम का घनत्व भी बढ़ेगा, तो P/ρ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब देखो एक बार, तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताना भूल गया था इसका, कि कोई तरंग है तो उसकी वेलोसिटी का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको एक बार अपन क्रॉस चेक भी करेंगे कि तरंग का वेग, इसकी डेरिवेशन है लेकिन आपके लैब असिस्टेंट में कोई काम की नहीं है डेरिवेशन, बस आपको एक बार फॉर्मूला ध्यान रख लो। एक तरंग के वेग का फॉर्मूला निकल के आता है ω/k। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब देखो इसको क्रॉस चेक करते हैं अपन। V बराबर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/T। ध्यान रखना, ओमेगा क्या होता है? 2π/T। ओमेगा होता क्या है? कोणीय फ्रीक्वेंसी या कोणीय वेग। इसको अपन कोणीय वेग भी बोल सकते हैं या कोणीय आवर्ती बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोणीय आवर्ती बोल दो चाहे कोणीय वेग बोल दो। K क्या है? K है वेव नंबर या तरंग संख्या। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? 2π/λ। ध्यान में ना आपको, तो देखो एक बार, V बराबर ओमेगा की वैल्यू रखो एक बार 2π/T। K की वैल्यू रखो 2π/λ। 2π से 2π कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो λ/T। तो V बराबर क्या आ गया? λ/T। अब देखो 1/T क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। आवर्ती होती है, जो आवर्ती है F, वो क्या होती है? 1/आवर्तकाल। ध्यान रखना, 1/आवर्तकाल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/T। और 1/T को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो 1/T को मैं क्या लिख दूं? F, स्मॉल f। तो V क्या हो जाएगा? λF। तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ से? लैम्डा हो जाएगा V/, देखो F। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आता ही है, ध्यान रखना। तो मैंने तरंग का वेग लिया, उसको क्रॉस चेक किया तो मेरे को ये लैम्डा का फॉर्मूला मिला। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने ही है, ध्यान रखना, ये बार बार काम आते रहेंगे, V का और लैम्डा का। अगर मैं बात करता हूँ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का, अगर मैं लाइट की बात करता हूँ तो लाइट में लैम्डा बराबर V की जगह क्या हो जाता है? C/F। और C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये भी एक बार छोटा सा एक एनालिसिस करके बताया मैंने। तो चलो नेक्स्ट हम अभी तक जो पढ़ा है उसके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलो एक बेसिक टर्म्स में आपको एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। जब इतना बता ही रहे हैं तो इसमें मैं आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देता हूँ, देख लो एक बार, ध्यान रखना, काम आएगा ये इसमें न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल्स में मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, वो आपको वापस रिपीट होगा, लेकिन एक बार आप यहाँ पे देख लो एक बार, फिर अपन इसको रिपीट भी करेंगे ताकि बार बार आपको ध्यान में रहे, याद होता रहे। तरंग की एक स्टैंडर्ड अपन इक्वेशन देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड। देखो अगर कोई तरंग इस तरह से संचरित हो रही है, इसको मैंने मान लिया x और इधर को y, ये कौन सी दिशा में हो रही है? x दिशा में। इधर की दिशा कौन सी हो गई? -x। ऊपर की y और नीचे की -y। तो देखो एक बार, तो मैंने लिखा कि एक तरंग की इक्वेशन लिखी, देखो
मैंने x और t क्यों रखा? तरंग t पर भी डिपेंड करती है और तरंग x पे भी डिपेंड करती है, मतलब दूरी और समय दोनों का वेरिएबल होता है, ध्यान रखना दोनों वेरिएबल है यहाँ पर। अभी अपन इतना डीप में नहीं जा रहे, बस एक बार इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं बार बार इसको रिपीट करता रहूँगा। a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये क्या है? अगर कोई तरंग x दिशा में जा रही है, ध्यान रखना, यदि तरंग प्लस x दिशा में गतिशील हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो k क्या है? k है तरंग संख्या, पता होगा आपको, 2 पाई बाई लैम्डा। x क्या है? x है विस्थापन, 0 से कितना विस्थापित हो गई। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, क्या होता है? 2 पाई बाई टी। समय क्या है? अपन जिस समय पे निकाल रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं वो। और फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, या इसको बोल सकते हैं अपन इनिशियल फेज, प्रारंभिक, इनिशियल फेज भी बोलते हैं। अगर दो तरंग होगी तो फेज डिफरेंस हो गया, और अगर एक ही तरंग की बात हो रही है तो इनिशियल फेज। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर कोई तरंग माइनस x दिशा में हो रही है, यदि कोई तरंग माइनस x दिशा में संचरित हो रही है या संचरित हो रही है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी इसका a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5। ये बात ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ध्यान क्या रखना इसमें, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके साथ अपन कंपेयर करेंगे। अगर कोई अपने को तरंग की इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। कंपेयर से होगा क्या? आप आयाम बता सकते हो, वेव नंबर बता सकते हो, इसका कोणीय आवर्ती और इसका फेज। जैसे सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखा, 20 साइन 10x माइनस 50t प्लस 60 डिग्री। देखो एक बार आपको पता लग गया कि ओमेगा टी क्या है? माइनस है ना। देखो kx, इसको कंपेयर करो एक बार, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या पता लगा आपको? जब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता लगे आयाम कितना है? 20, k की वैल्यू कितनी है? 10, ओमेगा की वैल्यू 50, फाई की वैल्यू इनिशियल फेज कितना है? 60। तो ये अपन इसके बेसिक टर्म और ये अपन इसके बेसिक टर्म्स इसमें बता सकते हैं कंपेयर करके। इसलिए ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो आज अपने बेसिक पढ़ा है तरंग का। नेक्स्ट हम इसमें जितने भी इसके जो न्यूमेरिकल्स है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स हम लेंगे इसके, तो ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे अध्यारोपण वाला। तो अपने इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पिछली बार हम क्या करते थे? थ्योरी कंप्लीट की और थ्योरी कंप्लीट के बाद में पूरा सारे न्यूमेरिकल्स देखते थे। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं? पहले पूरा एक टॉपिक कंप्लीट किया, इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स किए, दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया, उसके न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको दोनों वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे। ध्यान रखना ये थ्योरी वाला और न्यूमेरिकल वाला वीडियो आपको एक साथ मिलेगा, ताकि आप थ्योरी पढ़ के हाथों हाथ न्यूमेरिकल निकालो, थ्योरी पढ़ा और हाथों हाथ न्यूमेरिकल निकाला, ताकि एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।